हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सी टेट में जो अब तक के पेपर हो चुके हैं वो उनको 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। और आज हम जिस CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हुआ था आपका सन 2018 में पेपर हुआ था, ये आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर विकास दर्शाता है। प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल, क्योंकि ये दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक सफेलोकोडल। सफेलोकोडल हेड टू टॉय और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखें। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल आपको आपके पेपर में ना दिखा ना, तो सफेलोकोडल आ जाएगा। सफेलोकोडल हेड टू टॉय, सफेलो मतलब खोपड़ी को बोलते हैं सफेलो। ओके, तो यहाँ पे है प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, पहले आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स का विकास होगा, फिर फाइन का। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह है कन्फर्मिटी, डी ऑप्शन, समूह की अनुरूपता का। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे में डेवलप हो जाता है किस आयु तक? सेंसरी मोटर या प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं? 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी? आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, SPCF। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है सेंसरी मोटर में ही। ठीक है, और सेंसरी मोटर कब से कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स। और कॉन्सेप्ट कब आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का? यह आ जाता है 18 मंथ्स में, 18 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप हो जाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। कोई चीज़ आप बच्चे के सामने करो और फिर उसे उठा लो, तो बच्चे को याद रहेगा, वो उसके लिए रोएगा। ठीक है, और 18 महीने से पहले बच्चे के आप कोई चीज़ सामने कर दो और फिर हटा लो, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है सेंसरी मोटर में। कहीं ना कहीं कहीं किसी बुक में आपको प्री ऑपरेशनल भी मिल सकता है, लेकिन सही सेंसरी मोटर है। ठीक है, संवेदीगामक। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्लान, बी ऑप्शन। व्यक्तिगत जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो अब एजुकेशन है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, अब बच्चा ही सब कुछ है। टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है। ठीक है, आप सिर्फ बच्चे को फैसिलिटेट कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, उससे आप सर्वज्ञ नहीं हो, डिक्टेटर नहीं हो। ओके, चाइल्ड बच्चा ही बच्चा है अब ओके, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। महीनों की आयु के बच्चे अधिकांश बचे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 महीने के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिला के वाक्य बना के बोलने शुरू कर दें। 12 से 18 नहीं, 18 से 24 बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 से 24 महीने के बच्चे छोटे छोटे शब्द मिलाकर एक छोटा सा सेंटेंस बोलने लगते हैं। जैसा कि मुझे फिर चाहिए, इस तरीके से मुझे पानी चाहिए, ये 2-3 वर्ड मिला के एक छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं 18 से 24 महीने के बच्चा। बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है, तो ये दी है स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। और टर्मन ने क्या किया? टर्मन ने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और बिने ने मन बुद्धि का सिद्धांत दिया है, एक बुद्धि का सिद्धांत।
ठीक है। रचनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी संबंधित है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इंटेलिजेंस किससे है? अगर यहाँ पे क्रिएटिविटी की जगह इंटेलिजेंस आता तो वो हो जाता कन्वर्जेंट थिंकिंग, बट यहाँ पे हमारे से पूछा गया है कि क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और क्रिएटिविटी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। और अगर इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं क्लोज एंडेड। मतलब कुछ भी हम अपनी तरफ से तो नहीं कुछ क्रिएट कर पा रहे, सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक जो सही है वो बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं क्लोज एंडेड। ओके, और ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से नहीं। किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन इसके ध्वनि संबंधी फोनोलॉजिकल नियमों में निर्दिष्ट हैं, या ग्रामेटिकल, या सिंटैक्टिक, या इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपका फोनोलॉजिकल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, बी ऑप्शन। भाषा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा निर्धारित। रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभव के आधार पर खराबी के कारण बारे में परिकल्पना का परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है किस चीज़ का? ह्यूरिस्टिक मेथड का, अनुमान लगाता है ना, अनुमान विधि का, डी ऑप्शन। मतलब परिकल्पनाएं से रिलेटेड है ना, अपनी तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का। कुछ काम दिया दिव्या को, वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट के वो उस कार्य को करती है। तो वह उपयोग क्यों करती है, वह ऐसा क्यों करती है? कम करने की विधि का, रिडक्शन या द्वितीयक विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, सब गोल एनालिसिस, डी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये आप याद रखें। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, डी ऑप्शन। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समावेशी शिक्षा एक टॉपिक है आपका, पूरी बुक भी है बीएड में। अगर आपने बीएड की हो तो पूरा एक उसमें पेपर है, उसमें से आपको सीटेट में इस सीटेट में कितनी इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको समावेशी शिक्षा से मिलेंगे, ठीक है, आपके पेपर में सीटेट में, चाहे वो किसी तरीके से पूछें, पर इससे ज़रूर आपको 5 से 6 क्वेश्चन का टॉपिक है समावेशी शिक्षा सीटेट में। ओके, तो यहाँ पे हमारे से क्या पूछा गया है? समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस समता एवं समान अवसर पर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी के स्थान पर यहाँ पे इक्विटी पे जोर दिया जाता है, इक्विटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। समता समानता की बात नहीं हो रही यहाँ, समान सब समान ऐसा नहीं है, जिसको जितनी नीड है उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग देना,
वो होती है इक्विटी। ऐसा नहीं मतलब सबको एक ही तरह से मतलब डील करना सबसे, या एक ही चीज़ सभी के लिए बराबर, ऐसा नहीं है। मतलब जिसको जितनी नीड हो उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग देना, वो होती है इक्विटी, समता और समान अवसर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया। The Rights of Person with Disabilities Act has been enacted in the year। RPWD एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। RPWD एक्ट ये कब आया? ये तो आया 2016 में। बट अगर PWD एक्ट पूछ लिया जाता, PWD एक्ट, तो ये आया था 1995 में। और इसमें कितनी डिसेबिलिटी मतलब बताई गई थी? तो इसमें टोटल 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी, जो आया था 1995 में। बट जो 16 में आया, इसमें 21 डिसेबिलिटी बताई गई हैं, मतलब 14 नई ऐड कर दी गई। और उसमें कौन कौन सी है? मतलब जैसे कि ड्वार्फिज्म, बौनापन या एसिड विक्टिम, ये सब। ऑटिज्म वगैरह है तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये हैं ही। बट जो ऐड हुई वह है ड्वार्फिज्म, एसिड विक्टिम, और इस तरीके से मतलब टोटल 21 डिसेबिलिटी हैं जो RPWD एक्ट में गिवन है। और डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 40%। एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए जब डिसेबल समझा जाएगा। ओके। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को शिक्षकों वाले स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में उनके व्यक्तिगत अंतर के आधार पर पढ़ाने के लिए नहीं, अपनी विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। मतलब ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मतलब एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम जस्ट, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप 2-2 घंटे की वीडियो बैठ कर देखो। जस्ट ये आप मतलब ये आपके PYQ हैं और आप इसका मतलब आंसर जान लें, ऐसे मतलब एक निगाह से डालते चलें। सिर्फ हम मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ओके, जस्ट आप रिवाइज कर लें इनको। आई होप आप अब तक आप शायद आपने पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि आपका CTET का एग्ज़ाम मतलब होने ही वाला है, इतना टाइम नहीं है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं। ये मतलब जो RPW आपका ये आपका अधिनियम आया था ना 2009 में, RPWD एक्ट। नो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये आया था 2009 में। इसका इम्प्लीकेशन हुआ था 2010 में। और ये है आपको मतलब डिसेबल बच्चों के लिए तो 6 से 18 वर्ष बस, बट नॉर्मल के लिए है 6 से 14 वर्ष। ठीक है, डिसेबल के लिए 18, नॉर्मल के लिए 6 से 14। ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखें। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, यह है मेटाकॉग्निशन के, संज्ञान बोध के में अंतर्निहित हैं ये सब। स्वजागरण या मतलब संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, मतलब आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में भी सोचें, ये होता है मेटाकॉग्निशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच। डी ऑप्शन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अनुरक्षण सीखने का विशिष्ट चरण है जो सीखने के चरण का पूर्ववर्ती है सामान्यीकरण का, जनरलाइजेशन का। ठीक है, डी ऑप्शन। ज़ोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भावना होते हैं इंडिपेंडेंट। ये मानते थे कि जो हमारे मतलब कॉग्निशन और इमोशन ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ये सिर्फ इन्हीं का मानना है, मतलब ये और है, आप ये पॉइंट अच्छे याद रखें ज़रूर। सिर्फ ज़ोंग ने कहा है कि जो संज्ञान है और इमोशन है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नहीं तो सब मानते हैं कि इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, कॉग्निशन एंड इमोशन। बट ज़ोंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की मॉडलिंग विधि का प्रयोग कर रहा है टीचर, यहाँ पे डी ऑप्शन। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ये होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सतर्क, कि वे सतर्क हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर। ठीक है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर टाइप टास्क, बी ऑप्शन। बहुसंवेदी शिक्षण यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किनेस्थेटिक संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गति बोधक, ए ऑप्शन। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन सीडीपी के, जो आपके 2018 में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का सेकंड शिफ्ट में, पेपर 2 सेकंड लेवल के लिए होता है जो, वो हमने सॉल्व कर लिया है और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे और मतलब इससे थोड़ा हाई लेवल के मिलेंगे अगर मैं मतलब रियल में बताऊँ तो, क्योंकि अब ना सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो चेंज नहीं कर सकता सीबीएसई, बट उसने क्या किया है ना लास्ट टाइम, उसने लैंग्वेज को ट्विक करके पूछा था, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसे काफ़ी टफ कर दिया था। तो अगर आपकी समझ बनी हुई होगी, मतलब आपने समझा हुआ होगा टॉपिक्स को अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ रटने से काम नहीं चल पाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बनने वाले हैं, सिर्फ टू द पॉइंट नहीं पूछा जाता सीटेट में, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इन्हें रट के नहीं जा सकते। और अगर बात करूं कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे ये, तो फर्स्टली तो आप सीडीपी ही सोल्व करना, सीडीपी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद आप हिंदी के करना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किए थे और 15 से 16 मिनट में मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे अच्छे से, और उसमें से मेरे आए थे 27 आउट ऑफ 30 सही हुए थे मेरे क्वेश्चन, 3 गलत हो गए थे। ठीक है, क्योंकि हर सब मतलब आप सर्वज्ञानी नहीं हो, आपको सब कुछ पता ही हो, ज़रूरी नहीं होता ऐसा। तो आप मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और मतलब पहले सीडीपी फिर हिंदी सेकंड नंबर पे, और फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन आप ईवीएस के सॉल्व कर लेना अगर आप फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो। 4th नंबर पे आप इंग्लिश को रखना और उसके बाद मैथ सोल्व करना 5 नंबर पे, चाहे आपका मैथ अच्छा भी हो तब भी, क्योंकि मैथ ना टाइम गेनिंग होता है और सीडी भी बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है। हिंदी के भी क्वेश्चन भी अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आप हिंदी को भी अच्छे से सोल्व कर लोगे, क्योंकि ग्रामर तो सीटेट में पूछी नहीं जाती इतनी, 3 से 4 नंबर में ग्रामर आएगी आपकी, तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर की बुक उठाओ उसे पढ़ने बैठ जाओ। मतलब बेसिक सी ग्रामर होगी जो आप अब तक जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पे आप उनको सोल्व कर लोगे आसानी से, ग्रामर के जो क्वेश्चन होंगे। तो आप पेडागोजी, लेकिन हिंदी में पेडागोजी टफ आई थी पिछली बार काफ़ी, मेरे पेपर में तो आई थी, इसलिए आप हिंदी की पेडागोजी अच्छे से समझ लें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों की पेडागोजी के काफ़ी टॉपिक्स सेम होते हैं, तो आप मतलब अगर हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश की भी पेडागोजी
कवर हो रही है, तो इसलिए आप अच्छे से पेडागोजी पर ध्यान दें, ग्रामर से ज़्यादा हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और पेडागोजी को अपनी अच्छे से कवर कर लें, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो बताए हुए हैं लास्ट वीडियो में आपको, आप उन्हें अच्छे से कवर कर लें। 14 से 15 टॉपिक ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और इस बार NP 2020 और NCF 2022 भी ऐड हो गया है। NCF 2022 से क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएंगे, तो आप अच्छे से उसको पढ़ लेना। और मतलब पढ़ोगे शायद काफ़ी टाइम लगेगा, उससे रिलेटेड जितने भी MCQ मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हम सॉल्व कराएंगे इसी चैनल पर, तो आप चाहे वो देख लेना, उससे भी आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। तो ठीक है, अब ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।